अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत में कितने राज्य हैं तो आप क्या कहेंगे? हो सकता है आपको राज्यों के नाम पता हो, चंद राज्यों के नाम पता हों, लेकिन अगर मैं आपको पूछूं पूर्वोत्तर में कितने राज्य हैं तो आप क्या कहेंगे? बहुत मुश्किल हो जाता है पूर्वोत्तर के लोगों के साथ जुड़ना, उनके साथ दोस्ती करना, उनकी भौगोलिक स्थिति के बारे में जानना, उनके इतिहास के बारे में जानना। आज मैं बेसिकली यहाँ पर बात करने वाला हूँ विधानसभा का चुनाव, साथ ही साथ पूर्वोत्तर की जो राजनीति है, वहाँ के मुद्दे हैं, उसको लेकर मैं आपसे मुखातिब हुआ हूँ, आपसे बात करने वाला हूँ। जो हमारे पूर्वोत्तर राज्य के जो भाई हैं, उनसे ख़ास तौर से आज रूबरू होने का दिन है। देखिए, अभी अभी खबर आई है, चुनाव आयोग ने अभी अभी तारीखों का ऐलान कर दिया है, क्योंकि त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में चुनाव होने वाले हैं। क्योंकि इन तीन राज्यों में मार्च में ही कार्यकाल ख़त्म हो रहा है और इन तीनों राज्यों में चुनावों की जो तारीखें हैं उसका ऐलान कर दिया गया है। तो त्रिपुरा की बात करूं, देखिए खास बात तो आप ये नोट करिए, पहले त्रिपुरा और जो मेघालय और नागालैंड है, यहाँ पर 60-60 विधानसभा सीटें हैं। यानी तीनों में 60-60 विधानसभा सीटें हैं। जिसके पास 31 MLA होंगे वो सरकार बना लेगा। खैर, यहाँ पर मैं बात करूँगा कांग्रेस बीजेपी की स्थिति क्या है, लेकिन आप ये जान लीजिए कि इनके यहाँ पर आचार संहिता लागू हो चुकी है और अब जो चुनाव की तारीख है वो जानना बहुत ज़रूरी है। 16 फरवरी को त्रिपुरा में चुनाव होने वाला है और साथ ही साथ 27 मार्च को नागालैंड और मेघालय में चुनाव होंगे। तो देखिए, और 2 मार्च को मतगणना, यानी 2 मार्च को ही नतीजे आ जाएंगे, यानी मार्च में ही मुख्यमंत्री बना लिया जाएगा। इन राज्यों की जो समस्याएं हैं, जो मुद्दे हैं, वो जानिए तो कहा जाता है कि जो त्रिपुरा का सबसे बड़ा मुद्दा है वो अलग राज्य की सियासत पर टिका हुआ है। नागालैंड का मुद्दा है स्वायत्तता पर सवाल का मुद्दा है, स्वायत्तता के सवाल का मुद्दा है। मेघालय का मुद्दा ये है कि असम से इसका लगातार विवाद चल रहा है। तो नागालैंड और मेघालय, त्रिपुरा में 60-60 सीटें हैं, 60-60 सीटें हैं। कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस की जो सीट है यहाँ पर नागालैंड में, कोई सीट नहीं है, 0 सन्नाटा। और यही स्थिति त्रिपुरा में भी कांग्रेस का है। यहाँ पर भी कोई खाता नहीं खुला था पिछले विधानसभा चुनावों के दौरान 2018 में। और मेघालय में कांग्रेस की स्थिति अच्छी है, 21 से यहाँ पर विधायक हैं उनके, लेकिन बीजेपी यहाँ पर बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। तो नागालैंड और त्रिपुरा, यहाँ पर कांग्रेस की स्थिति बहुत नाजुक है, दयनीय है। वहीं पर मेघालय में कांग्रेस की स्थिति अच्छी है, लेकिन बीजेपी की स्थिति बहुत ज़्यादा कमज़ोर दिख रही है। तो देखिए, जो ये पूर्वोत्तर के राज्य हैं, यहाँ पर एक और राज्य आता है मिज़ोरम। मिज़ोरम में भी इसी साल चुनाव होना है। साथ ही साथ 5 और राज्य हैं जहाँ पर चुनाव होने वाला है। 2023 में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और ये राज्य आपको पता ही होंगे, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना। तो यही जो मेन राज्य हैं। हम क्या करते हैं, भारतीय जो भी भारतीय होने का दावा करता है उसको लगता है कि जो हिंदी हार्टलैंड है वही पूरा भारत है। अगर हम भारत की बात करते हैं तो हमें लगता है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात की बात कर लीजिए, यही पूरा भारत है। और ना तो हम कश्मीर को सही तरीके से उसमें ऐड करते हैं, ना तो वहाँ के लोगों से जुड़ पाते हैं, ना तो दक्षिण भारत के लोगों से हम जुड़ पाते हैं। लेकिन पूर्वोत्तर के राज्यों के साथ तो बिल्कुल भी हम एक अजनबी की तरह व्यवहार करते हैं और यही वजह है कि वो लोग हमसे ना तो दोस्ती कर पाते हैं और ना हमारे साथ दिल से जुड़ पाते हैं। तो ज़रूरी है कि ये जो हमारे 7 और 8 राज्य हैं, इनको भी उसी तरीके से रखा जाए, उसी तरीके से इनको भी अपना अभिन्न अंग माना जाए, ना सिर्फ भूगोल में माना जाए, ना सिर्फ किताबों में, बल्कि दिल से दिल भी जुड़ने चाहिए। नहीं तो चाइना और म्यांमार जैसे खूंखार देश भी बैठे हुए हैं और लगातार आप देख ही रहे हैं अरुणाचल में क्या हो रहा है। अरुणाचल में चीन जो है लगातार अतिक्रमण कर रहा है, वहाँ पर लगातार अपना कब्जा जो है वो बढ़ा रहा है। इसको लेकर विवाद है, अरुणाचल से उसका लगातार लंबा विवाद है। उधर म्यांमार का भी विवाद चल रहा है। और तो बीजेपी तो ये कहती है कि हमने इन राज्यों को जीत लिया है, लेकिन कांग्रेस की जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा दयनीय है। तो इसीलिए इन 9 राज्यों के चुनावों को सत्ता का सेमीफाइनल कहा जाता है। और आप जान लीजिए, जिसने ये 5 राज्य, पूर्वोत्तर को छोड़ दिए, जिसने ये 5 राज्य कर्नाटक, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान जीत लिया, समझिए उसका टिकट 24 के लिए पक्का हो जाएगा। तो 24 का जो ये महाकुंभ है, जिसे कहा जा रहा है कि
2024 से पहले एक और अग्नि परीक्षा होगी और ये जो परीक्षा है बहुत ज़्यादा कठिन है। आपने क्या देखा, अभी बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी तो जेपी नड्डा के कार्यकाल को जून 2024 तक बढ़ा दिया गया है। बीजेपी से मोदी जी ने क्या कहा कि अब आप लोग समझ जाइए, अब आप लोगों को उल जुलूल हरकतें नहीं करना है, बहुत हो गया हिंदू मुसलमान, बहुत हो गया हिंदू राष्ट्र का सपना, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की बात करनी है। यानी देखिए, अब यहाँ पर नोट करने वाली बात क्या है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों का इन पर असर होगा? क्या ये पठान का विरोध करते रहेंगे? क्या ये चाकू की धार तेज करते रहेंगे? क्या ये हिंदू मुसलमान नफरत जो है वो चलती बढ़ती जाएगी? और सबसे बड़ी बात यह है कि टीवी में जिस तरीके की भाषा जहरीले एंकर हैं जो इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका क्या होगा? क्या वो सबसे ज़्यादा तो वो बीजेपी के कार्यकर्ता की तरह बात करते हैं, उनको आप चेक करिए, देखिएगा कि इनके बोलने में, इनकी भाषा शैली में कितना ज़्यादा बदलाव आया। ज़रूरी है कि प्रधानमंत्री ने जो कहा क्या उसका ग्राउंड पर पालन होगा, ये ज़रूरी है बीजेपी के लिए, लेकिन इसका उल्लंघन होगा तो फिर देखिए दांव भी उल्टा पड़ जाएगा। 2023 कोई मामूली नहीं है, 2023 ही बता देगा 2024 में कौन, कांग्रेस से राहुल गांधी या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन देखिए, विपक्ष में अभी बहुत ज़्यादा दिक्कत है। विपक्ष में दिक्कत इसलिए भी है क्योंकि राहुल गांधी भारत जोड़ने निकले हैं, नफरत मिटाने के लिए निकले हैं, लेकिन कोई भी विपक्षी जो पार्टियों का नेता है, चाहे वो तेजस्वी हों, नीतीश कुमार हों, अरविंद केजरीवाल हों, शरद पवार हों, तमाम नेता भारत जोड़ो यात्रा से दूरी बनाए हुए हैं। और भारत जोड़ो यात्रा की बात हुई है तो एक बात और नोट करिए आप, भारत जोड़ो यात्रा, भारत तो जोड़ा जा रहा है, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा इन राज्यों में नहीं जा रही है जहां पर अभी ऐलान हुआ है, त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में नहीं जा रही है। अरे ये तो छोड़िए, वो सिक्किम में नहीं जा रही, वो तो छोड़िए, ये झारखंड में नहीं जा रही है, पश्चिम बंगाल में नहीं जा रही है। तो भारत जोड़ो यात्रा का कितना असर होगा इन राज्यों में, ये भी बड़ा सवाल है। गुजरात हाथ से निकल गया, हिमाचल तो आया है, अब देखना होगा मध्य प्रदेश और राजस्थान में क्या होगा। यहाँ पर तो जीत के दावे हो रहे हैं, लेकिन मानिए, यकीन करिए, इस बार राहुल गांधी को लेकर कहा जा रहा है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा अपनी छवि बदल ली है और वो मोदी को टक्कर देने के लिए अब ज़्यादा बेताब दिख रहे हैं और उनकी भाषा शैली या कहें बॉडी लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा बदलाव आ चुका है और अब वो खुद को एक परिपक्व नेता के तौर पर अपने आप को देखते हैं। लेकिन मैंने बार बार आपसे कहा है कि 2023 है, इसको मत भूलिए, ये नहीं भूलना है, क्योंकि यही प्लॉटिंग जो है 2024 के लिए तैयार हो रही है। तो पूर्वोत्तर राज्यों के बहाने हमने आपको तमाम राज्यों की स्थिति या फिर यूँ कहिए कि जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं वो बताने की कोशिश की है। बीजेपी के क्या दावे हैं, बीजेपी अब हिंदू मुसलमान नहीं करेगी, अगर पठान का विरोध नहीं करेगी तो वही सबूत आ जाएगा कि बीजेपी सुधर गई, मोदी जी की बात उन्हें मान लिया। अगर ऐसा हुआ, अगर फिर से तोड़फोड़ हुई, अगर फिर से पठान का विरोध किया, सिनेमा हॉल जलाया, वहाँ पर फूंक दिया लोगों को, चाकू तेज कर लिया, या फिर जिंदा जलाने वाला जो परमहंस आचार्य है, ऐसे जहरीले लोगों के खिलाफ क्या कहेंगे, कोई कार्रवाई होगी? ये बड़ा सवाल है। और ऐसे लोग ही कहीं ना कहीं नफ़रत की खेती करते हैं, जहरीले बयान देकर नफ़रत के बीज समाज में बो रहे हैं और समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। आप क्या सोचते हैं, क्या 2023 बीजेपी के लिए आसान होगा या फिर 2024 में प्रधानमंत्री बनेंगे राहुल गांधी? क्या है आपकी राय? आपकी राय का हमें इंतजार रहेगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।